ॐ उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तयेमसि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभागार में उपस्थित सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, परमेश्वर की बड़ी कृपा है कि हम सब लोग यज्ञ आदि हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज के काल में यज्ञ करना इतना कठिन हो गया था और इतना बिगड़ गया था कि सामान्य व्यक्ति तो हवन करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। केवल बहुत बड़े बड़े धनवान लोग हवन करते थे, राजा लोग हवन करते थे, सेठ लोग, बड़े बड़े ओहदे में जो बड़े लोग होते थे केवल वे ही कर पाते थे। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने अनुभव किया कि एक वो समय भी था जब ऐसा कोई घर नहीं होता था जिस घर में हवन ना होता हो। एक वो समय भी था जब ऐसा एक व्यक्ति नहीं होता था जो हवन ना करे, और अब ऐसा घर नहीं है जिसमें रोज हवन होता हो। कितना बिगाड़ हुआ, कितनी विकृति आई। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने यज्ञ को पुनः स्थापित किया, यज्ञ लोगों से कराए, लोगों को यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया, और उनके काल में ही अनेक लोग यज्ञ करना शुरू कर दिए। उनमें एक नाम सरदार अर्जुन सिंह का भी आता है। ये सरदार भगत सिंह के दादाजी थे। महर्षि दयानंद जी महाराज से यज्ञोपवीत पहनकर, व्रत लेकर यज्ञ शुरू कर दिया उन्होंने। ऐसे अनेक आज भी जो उसी समय से बराबर यज्ञ करते आ रहे हैं। ये उन लोगों पर परमेश्वर की बड़ी कृपा है। आप लोग अपने घर पर यज्ञ करना शुरू कर दीजिए, अगर नहीं करते हैं तो, और करते हैं तो थोड़ा और बढ़ाना शुरू कर दीजिए। दैनिक यज्ञ कीजिए, दैनिक यज्ञ को थोड़ा और देर तक कीजिए, गायत्री मंत्र बोल करके, या फिर और वेद की पुस्तक अपने पास ले लो, उसके कुछ मंत्रों को पढ़ करके कुछ थोड़ा देर तक करना शुरू करो। पाक्षिक यज्ञ करो, त्योहारों पर यज्ञ करो, विशेष अवसरों पर यज्ञ करो, और अपने घर पर वर्ष में एक बड़ा यज्ञ जरूर करो। रिश्तेदारों को, मित्रों को, संबंधियों को बुलाकर 1-2-3 दिन का अपने घर का यज्ञ करो। ऐसा क्रम अगर आप चलाएंगे तो आप परमेश्वर की बड़ी कृपा के पात्र बनेंगे। परमात्मा बड़ा कृपालु है। हम प्रातः काल की बेला में आपके बीच यज्ञ के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। आज से हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। उस चर्चा का नाम होगा प्रदूषण निवारण, पर्यावरण संरक्षण। और इसके अनेक पहलू हैं। मैंने इसको 4 भागों में बांटा है। आप कितने तरीके अपनाएं जिससे प्रदूषण दूर हो जाए। तो उसके 4 तरीके हैं।
पहला तरीका है, हम प्रदूषण नहीं करेंगे, जो हो रहा है उसे रोकेंगे, होने नहीं देंगे। यह पहला बिंदु है। हम अगर सारे लोग चाहें तो बहुत हद तक प्रदूषण रोक सकते हैं, है जी। लेकिन एक तो हमें पता नहीं है, प्रदूषण से हानियां नहीं पता है, और हम जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं उससे कितना बड़ा प्रदूषण हो रहा है, इसके बारे में भी हम जागरूक नहीं हैं। इसीलिए आप लोग अपनी आर्य समाज से एक जागरूकता अभियान भी चला सकते हैं। मैं जो आज से व्याख्यान कर रहा हूं, ये जन सामान्य तक पहुंचना चाहिए। हर व्यक्ति को ये खबर होनी चाहिए कि हम कितनी गलती कर रहे हैं। ज्यादातर मनुष्यों को लग ही नहीं रहा है कि हम गलती कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कोई दूसरा गलती कर रहा है। और जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति यह समझेगा मैं गलती पर हूं और उस गलती को दुरुस्त कर लेगा, उस दिन प्रदूषण, बोलो, प्रदूषण नहीं होगा। तो मैं आपको कुछ नजारे दिखाऊंगा, उसके आधार पर हम इन 4 प्रकारों पर चर्चा करेंगे। पहला है, मैं ये तय करूंगा, मैं सुनिश्चित करता हूं, मैं ये व्रत लेता हूं कि मेरी वजह से प्रदूषण नहीं होगा, मैं अपनी वजह से कोई प्रदूषण नहीं करूंगा। लेकिन मैं पूरा प्रयास करूं तो भी कुछ प्रदूषण ऐसा है जो होना ही है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना बंद नहीं कर सकता मैं, पसीना शरीर से निकलेगा ही, मलमूत्र विसर्जन होगा ही, हमारे लिए बहुत ढेर सारा सामान बनेगा ही, फैक्ट्रियां चलेंगी ही। तब फिर क्या करेंगे? जो प्रदूषण हम रोक नहीं सकते, उसके लिए हम दूसरा तरीका अपनाएंगे, वृक्षारोपण। बोलो जोर से, क्या? वृक्ष वायुमंडल के प्रदूषण को बहुत हद तक दूर कर देते हैं। वृक्ष हमारे लिए बहुत बड़े उपयोगी हैं। केवल अनाज, फल, सब्जी, औषधियां ही नहीं देते, हमें जीवन जीने के लिए प्राण वायु भी उपलब्ध करते हैं, हमें उपलब्ध कराते हैं। वातावरण को शुद्ध रखने का काम करते हैं, वृष्टि करने में सहायक होते हैं, मृदा प्रदूषण को खाद के रूप में लेते रहते हैं। जो पेड़ों को खाद चाहिए वो हमारे लिए उपयोगी है क्या? जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है वो पेड़ों के काम आता है, पशुओं के काम आता है, पेड़ों के काम आता है, और वो हमारे लिए उपयोगी बनाकर दे देते, फिर हमारे लिए उपयोगी बना के दे देते हैं। इसीलिए दूसरा तरीका है वृक्षारोपण। लेकिन वृक्ष भी सारे प्रदूषण को दूर नहीं कर सकते। तब क्या करें? तब हमारे पास तीसरा तरीका है, हवन करो। और हवन एक ऐसी पद्धति है, हवन एक ऐसी विधि है, हवन एक ऐसा प्रयोग है जिससे सभी प्रकार का प्रदूषण दूर हो जाता है। कितने तरीके हो गए जी? 3। हमने कितने बताए? 4। अब जब सारा प्रदूषण 3 में ही दूर हो गया तो चौथा बताने की जरूरत है क्या? है जी? ये बताएंगे हम, चौथा भी बताएंगे, लेकिन उससे अभी नंबर ही बस रहने दीजिए, बताएंगे बाद में।
हम आगे बढ़ रहे हैं और सबसे पहला हम ये निर्धारित कर रहे हैं, और आप सब मुझे अपने आसपास सारे लोगों को मिलकर के, माने आप केवल अपने अकेले मत उत्तर देना, आप समाज के प्रतिनिधि बनकर उत्तर देना। आप अपनी कॉलोनी, आप अपने नगर, आप अपने जिले, प्रांत और देश को सम्मिलित करके उत्तर देना। माने आप देश हो, आप भारत देश की जनता हो, ऐसा उत्तर देना है। हम सारे के सारे लोग इतने बेखबर हो गए हैं प्रदूषण के प्रति कि हम अपनी वजह से ही प्रदूषण कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने एक झटके में समझाया यह बात कि प्रदूषण कौन करता है। मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा नगर है जिसका नाम है शिवपुरी। आपने सुना होगा शिवपुरी। उसका आसपास में बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल में एक झील भी है और झील के किनारे पर एक पर्यटक स्थल बना हुआ है। लोग आते हैं, वहां ठहरते हैं, चाय पानी पीते हैं। तो वहां दीवाल पर एक पर्दा टंगा हुआ है। उस समय मैं गया जब वहां पर्दा टंगा हुआ था और उस पर्दे पर लिखा हुआ था, इस पर्दे को उठाइए और पर्यावरण संरक्षण के विरुद्ध एक खतरनाक प्रजाति के दर्शन कीजिए। क्या समझ में आया जी? फिर से सुनिए। इस पर्दे को उठाइए और क्या दिखेगा? एक प्रजाति, एक जंतु। इस पर्दे को उठाइए, पर्यावरण संरक्षण के विरुद्ध, माने जो पर्यावरण का संरक्षण नहीं होने देती है, ऐसी प्रजाति के जंतु का दर्शन कीजिए। यह है इसका मतलब। इस पर्दे को उठाइए, पर्यावरण संरक्षण के विरुद्ध एक खतरनाक प्रजाति के दर्शन कीजिए। और जब हमने कौतूहलवश, जल्दी देखो भाई कौन है, तो उस पर्दे को उठाया तो उसके नीचे शीशा लगा हुआ था। है जी? क्या लगा था? क्या दिखाई दिया? अपना चेहरा दिखाई दिया। ये कौन सी प्रजाति का जंतु है? मनुष्य प्रजाति का जंतु है जी? मनुष्य की प्रजाति। मतलब मैं नहीं, मैं किस प्रजाति का जंतु हूं? सारी प्रजाति। जरा फिर से सुनो। पर्दे को उठाइए, पर्यावरण संरक्षण के विरुद्ध एक खतरनाक प्रजाति। जोर से बोलो। प्रजाति माने पूरी की पूरी कौम जिसका प्रतिनिधि मैं वहां देख रहा हूं अपने आप को। मैं कौन सी प्रजाति का हूं? मनुष्य नाम की प्रजाति। उसने एक झटके में समझा दिया, पर्यावरण का संरक्षण कौन नहीं होने देता? मनुष्य नहीं होने देता। देखो क्या तरीका ढूंढा उस व्यक्ति ने, एक झटके में समझा दिया। हम पहले ये समझें कि इस सारे के सारे जंतु जगत में, पूरे संसार में कौन प्रदूषण करता है? तो इसका एक ही उत्तर है, मनुष्य प्रदूषण करता है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पतंगे प्रदूषण करते हैं? प्रदूषण नहीं करते, उल्टा प्रदूषण को ठीक करते हैं। पर यह इतना ज्यादा बिगड़ गया है, वो कितना ठीक करे? अजी वो कितना ठीक करें? इसने इतना ज्यादा बिगाड़ रखा है। आप नजारे देखो, आपको यह मनुष्य कैसे बिगाड़ रहा है। और मैं धीरे धीरे आपको वो तरीके भी बताऊंगा, दूर कैसे किया जाएगा। मैं क्या करूं? तो पहले मैं देखूं तो सही कर क्या रहा हूं। आपने कहावत सुनी होगी, चलता हुआ पानी साफ रहता है और स्थिर पानी गंदा हो जाता है। यह बात कभी थी, लेकिन आज तो यह बात बिल्कुल फेल हो गई।
चलता हुआ पानी साफ है जी? चलता हुआ पानी तो गंदा है। चलता हुआ पानी गंदा है। और मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूं। मैंने इस प्रचार यात्रा में भारतवर्ष के बहुत बड़े हिस्से में भ्रमण किया है। कई ऐसी जगह भी देखी है जहां पर आराम से मनुष्य पहुंचता नहीं या जाता नहीं। दुर्गम स्थान ऐसे, और ऐसे स्थान पर कभी जाएं किसी तरीके से, सावधानी से, तो वहां तालाब का पानी स्वच्छ मिला, एकदम साफ, कोई गंदगी नहीं। अरे वो तो स्थिर पानी है, सड़ जाना चाहिए था। कहावत ये नहीं है कि चलता हुआ पानी साफ रहता, स्थिर पानी सड़ जाता है। बल्कि कहावत यह है, जहां आदमी नहीं पहुंचता वहां पानी साफ रहता है, और जहां आदमी पहुंच जाता है, बोलो, वहां पानी गंदा हो जाता है। और अगर आपको ये प्रैक्टिकल करना है तो अभी करके देख लो। एक बस भर के ले जाओ नदी किनारे पर, एक बस भर करके लोगों की नदी किनारे पर ले जाओ, देखेंगे अरे वाह, बहुत रमणीक स्थान है जी, बहुत सुंदर स्थान है। लेकिन 2-4 दिन में नहीं, 2-4 घंटे ठहर के आओ बस वहां, ज्यादा देर नहीं, 2-4 घंटे ठहर करके आओ। अब बताओ कैसा लगेगा? रमणीक रह जाएगा वो? ये मनुष्य जहां जहां जा रहा है वहीं वहीं गंदगी करके आ रहा है। इसीलिए कहावत यह बन गई है, अब यह कहा करो, जहां आदमी नहीं पहुंचता वहां पानी साफ रहता है, वहां पर्यावरण साफ रहता है, वहां शुद्धता रहती है, और जहां मनुष्य पहुंच जाता है वहीं गंदगी कर देता। एक कहावत और चली, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसी कहावत चल रही है, जबकि यह कहावत बिल्कुल गलत है। मछली तालाब को गंदा नहीं करती है, साफ करती है। लेकिन उल्टी बात कैसे प्रचारित हो गई? संभव है आपको यह याद हो, एक समय ऐसा था जब हैंडपंप नहीं थे, कुएं में से पानी निकालते थे, कुएं में से रस्सियां डालकर कुएं में से पानी निकाला जाता था। सारे लोग कुएं का पानी पीते थे, और कुएं में अगर गंदगी हो जाए तो मछली छोड़ी जाती थी, दुर्गंध हो जाए तो कछुआ छोड़ा जाता था। मैं ये उस समय की बात कर रहा हूं जब लाल दवा भी नहीं थी। याद है आपको किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कि जब गंदगी होती थी तो लाल दवा डाली जाती थी सरकार की तरफ से? मैं तो उससे भी पहले की बात कर रहा हूं जब लाल दवा भी नहीं थी। तो पढ़ने के बाद पता चला पानी को स्वच्छ रखने के लिए मछली डाली जाती थी, और दुर्गंध दूर करने के लिए कछुआ डाला जाता था। पता नहीं कैसे कहावत बना दी, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, जबकि कहावत यह होनी चाहिए, एक आदमी पूरे तालाब को गंदा कर देता है, एक आदमी पूरे तालाब को गंदा कर देता है। इसके नजारे देखो। अब मैं आपको इसके नजारे, इसकी करतूत दिखाता हूं कि ये क्या क्या करता है, गंदगी क्यों हो रही है, और जहां जहां हो रही है हमारी समझ में आ जाए, हम कर रहे, रोकेंगे। एक व्यक्ति, सुबह सुबह आप देखिए, आप सारे नगर साफ मिलते हैं, साफ। सुबह सुबह निकलते हैं कर्मचारी लोग, बड़ी मेहनत करते हैं, सारे रोड को, फुटपाथ को साफ कर जाते हैं। सफाई कर्मचारी लोग सारी की सारी सड़कों को, फुटपाथ को साफ कर जाते हैं, एकदम साफ पड़ा रहता है। एक व्यक्ति सुबह सुबह निकला, जल्दी जाना था, कुछ खाया नहीं, उसने पॉलीथिन में खाने के लिए ले लिया, नमकीन ले ली, बिस्किट ले लिया, कुछ और सामान ले लिया, खाता जा रहा है और चला जा रहा है। खाने का सामान खत्म। जब खाने का सामान खत्म हो गया, अब पॉलीथिन का क्या करे?
साफ सुथरे फुटपाथ पर छोड़ दी। जरा ध्यान देना, आपको समझ में आएगा नजारा। वो पॉलीथिन को साफ सुथरे फुटपाथ पर छोड़कर चला गया, अपने काम पर गया। दूसरा व्यक्ति आया, दूसरे ने देखा यहां पॉलीथिन पड़ी है, उसने दूसरी पॉलीथिन डाल दी। तीसरे ने तीसरी डाल दी, चौथे ने चौथी डाल दी। शाम तक ढेर हो गया, साफ सुथरे फुटपाथ पर ढेर हो गया। अब आनंद आएगा आपको। अब शाम को पहले नंबर वाला व्यक्ति लौट रहा था उसी रास्ते से, और उसने कूड़े का ढेर देख करके क्या कहा? वो कहता, छी, इस नगर के लोग बड़े गंदे हैं, चाहे जहां कूड़ा डाल देते हैं। अच्छा, उस अकल के कोलू को यह पूछो, शुरुआत तो तय नहीं की थी? अरे बोलो, शुरुआत तो तय नहीं की थी, लेकिन अपनी गलती उसे दिखाई नहीं दे रही है। सबकी गलती दिखाई दे रही है। लोगों ने कितना कूड़ा डाल दिया। अरे इसमें एक पॉलीथिन तेरी भी है, शुरुआत तूने ही की थी। क्या करें फिर हम? हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपना कूड़ा ऐसे ही कहीं भी नहीं फेंक देंगे। अच्छा, सारे लोग निर्धारित करें तो सड़क के किनारे किनारे कूड़ा मिलेगा कहीं? ट्रेन के लाइन के किनारे किनारे कूड़ा मिलेगा कहीं? कहीं पार्कों में कूड़ा मिलेगा कहीं? कहीं फुलवाड़ी के आसपास कूड़ा मिलेगा कहीं? जिस दिन सारे लोग देश के ये निर्धारित कर लेंगे कि मैं अपना कूड़ा सब जगह कहीं भी नहीं फेंक दूंगा, अरे आप अपनी जेब में रख लो उस पॉलीथिन को, अपने बैग में रख लो और अपने घर पर रखो। पॉलीथिन को सुखा लो, सुखा के टांग दो, काम आएगी। लेकिन इसने अपने पास रखने के बजाय फुटपाथ पर डाल दी, और वो अगले 100 साल में खत्म नहीं होगी। बोलो जोर से, कब तक खत्म नहीं होगी? अगले 100 साल। और रोज कूड़ा निकालते रहे, क्या होगा इस देश का? अरे सारा देश कूड़ादान बनना है एक दिन, सारा देश। चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। कैसे करें भाई? निस्तारण का कोई जुगाड़ नहीं बन पा रहा है। जंगली पशुओं जैसा वातावरण बना दिया है। अच्छा, आप लोग ये बता सकते हैं मुझे, एक कोठी इधर बनी है, एक कोठी इधर बनी है, बीच का प्लाट खाली है, उसका प्रयोग क्या करते लोग? है जी, कूड़ा डालने का काम करते। एक और नजारा देखो, स्टैंडिंग भोजन हो रहा है, सब लोग खड़े होकर के भोजन ले लेते हैं और खा लेते हैं। आप भोजन करने के स्थान को भोजन करने के बाद सारे लोग चले गए हों, तब उस जगह का निरीक्षण कीजिए और फिर मुझे बताइए। सारे लोग भोजन करके जा चुके हैं, तब आपको उस स्थान को देखकर कैसा लगता है? मनुष्यों ने भोजन किया है या जंगली पशु घूम कर गए हैं? अरे जोर से बोलो। कितना बुरा लगता है। किसी बारात को जाने के बाद उस जगह को देखो, कई बार तो पूड़ियां विंडो के किनारे धसी हुई मिलेंगी, पॉलीथिन इकट्ठी होकर के कहीं कोने में दबी मिलेगी, गद्दों के नीचे, फर्श के नीचे, अलमारी के पीछे। ऐसी कोई जगह है जहां गंदगी ना रहती हो? आदमी कितना अनैतिक हो गया है, इससे आप अंदाजा लगाइए। भोजन को प्लेट में छोड़ देना कितनी गंदगी है। दोने को कहीं भी फेंक देना कितनी अभद्रता है। मैं एक व्यक्ति को देख रहा था, उसने प्लेट ली और प्लेट में खूब ढेर सारा भोजन भर लिया। आधा खाया, आधा उसी में छोड़ दिया और कहीं भी किनारे से प्लेट सरकाने लगा।
मैं दौड़ कर गया, मैंने कहा भाई एक साथ इतनी गलतियां क्यों कर रहे हो? कहता मैं क्या गलती कर रहा हूं? हमने कहा तुमने दो गलतियां तो इतनी की हैं, एक तो भोजन छोड़ दिया है और दूसरा तुमने प्लेट यहां रख दी है, जहां रखनी चाहिए वहां क्यों नहीं रखी है? तो सुनो वो क्या जवाब देता है। वो कहता है मैं अगर प्लेट में से सारा भोजन खा लूंगा तो मुझे ऐसा समझेंगे भूखा ही चलाया था क्या, कई दिन से नहीं खाया था क्या? क्या मतलब? प्लेट में भोजन छोड़ना बड़े घर की निशानी बन गया है। हां या ना? मैं ठीक कह रहा हूं ना? प्लेट में जबरदस्ती छोड़ते हैं वो भोजन, ये दिखाने के लिए कि हम तो पेट पहले से ही भरे हुए थे, तुम्हारे यहां तो खाना पूर्ति करने के लिए आए हैं। अरे फिर काय प्लेट काय को खराब कर दी थे ना, अगर पहले से ही पेट भरा हुआ था तो। अच्छा बताओ, ऊंचे घर का आदमी है या नीचे घर का आदमी है? जिसकी मानसिकता इतनी बेकार होती जा रही हो वो ऊंचे घर का कैसे हो सकता है? आनंद तो उस समय आएगा बंधुओं जब सारे लोग ये निर्धारित करेंगे कि मेरी थाली में एक दाना भी खराब नहीं होगा। अरे उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। अगर हम वहां स्टोर में से भोजन नहीं लेते, भगोने में से, दोने में से, डोंगे में से, प्लेट में से हम अपनी थाली में नहीं लेते तो वह किसी के मुंह का निवाला बन जाता। और अब प्लेट में छोड़ दिया है आधा झूठा करके, अपवित्र करके, तो वो नाली में ही जाएगा और नाली में जाने के बाद वह कितनी बड़ी दुर्गंध पैदा करेगा इस बात का अंदाजा लोगों को नहीं। कितने कीड़े पैदा हो जाएंगे, कितनी सड़न होगी उसमें, कितनी दुर्गंध निकलेगी और कितने बड़े एरिया को दुर्गंधित वायु से खराब कर देगी, ये लोगों को अंदाजा नहीं है। सुनिश्चित करो, मैं और मेरे साथ जो लोग होंगे, मेरे संपर्क में जो आएंगे, मैं उनको यह संदेश दूंगा कि उतना ही लेना है जितना खाना है, एक कण भी उसमें नहीं छोड़ना है। मैं जब भोजन करता हूं ना तो मेरे साथ करने वाले लोग देखते हैं कि भाई कैसे भोजन किया जा रहा, आचार्य जी कैसे भोजन कर रहे हैं। मेरी प्लेट में उतना ही सामान लिया जाएगा जितना मैं खा सकता हूं और एक कण भी नहीं छोड़ता मैं, एक कण भी। कटोरी को रोटी के टुकड़े से पोंछ करके खा लो, उंगली इसीलिए दी है परमात्मा ने। और अगर फिर भी रह जाए तो पानी का एक घूंट डालो और कटोरी को हिला करके पी लो। अरे बर्तन साफ करने वाले को भी अच्छा लगेगा, जिसकी सारे के सारे बर्तन सब्जी से लिथड़े रहते हैं, सने रहते हैं, लिपटे रहती है सब्जी, उनको साफ करने में बहुत बुरा लगता है। और वो जो गंदगी जा रही होती है वो नाली को, सीवर को चौक करती है, नालियां बंद हो जाती हैं और बड़ी दुर्गंध आती है। निश्चित करो हम भोजन उतना ही लेंगे और पूरा का पूरा प्लेट साफ। बच्चों में आदत खराब होती है, वो थोड़ा भोजन जरूर छोड़ते हैं और माताएं और खराब कर देती हैं उनकी आदत, उसका छोड़ा हुआ खुद खा लेती है। नहीं, आदत सुधारो, अपने हाथ से वो छोड़ देता है उसे खिला दो और बार बार कहो, उसके दिमाग में डालो थोड़ा भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आदत ऐसी पड़ जाएगी कि जीवन भर नहीं छोड़ेगा। कमाल है बंधुओं, हम बच्चों के शिविर लगाते हैं, उस समय हम सिखाते हैं देखो ऐसा भोजन करना है। अच्छा देखो कितना आनंद आए, भोजन दावत हो रही है, सारे लोगों ने अपने सारे बर्तन साफ कर दिए और जब वहां से खड़े हुए तो क्या किया, अपने आसपास अगर कोई दाल सब्जी या कुछ गिर गया है तो उसे भी उठा करके अपने बर्तन में पहुंच लिया और जाकर के अपने हाथ धो लिया। अच्छा गंदगी रह जाएगी,
ओहो, आपका फर्श साफ हो जाएगा एकदम। एक भोजन करने के उठने के 1 मिनट बाद साफ हो जाएगा। और सबने गंदगी करके खड़े हो गए, फिर एक आदमी झाड़ू लगा रहा है, आधा घंटे तो उसी में लग जाएगा, और फिर भी ठीक से ठीक नहीं होगी। मैंने उस व्यक्ति से कहा, तो वो क्या कहता है, मैं प्लेट उठाने थोड़ा ही आया हूं यहां, कोई आए और मेरे हाथ से प्लेट लेकर के और वहां रख करके आए। जो व्यक्ति अपनी प्लेट नहीं उठा सकता, अपनी प्लेट उठाने में जिसे बेइज्जती लग रही हो, वह व्यक्ति सच बताओ ऊंचे घराने का हो सकता है क्या? अरे वो जमाना गया जब आपको बैठाया जाता था, परोसा जाता था और फिर आप चले जाते, लोग उठाते थे पत्थर, वो जमाना गया। अब तो इस बात में सभ्यता है कि हम अपने आप अपना बर्तन ले लें और भोजन ठीक से करके प्लेट जहां रखनी है वहां रख दें। और अगर इतना ठीक से कर देंगे तो आप बहुत अच्छी आदत वाले व्यक्ति हैं। अगर हम अपनी पत्तल उठाकर डाल देंगे तो ये हमारी महानता होगी, ये कोई निम्नता नहीं है। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी ज्यादा जरूरी है कि हम किसी की सेवा ना लें। सेवा लेने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता। बोलो हां या ना? जो ज्यादा सेवा लेता है वो आध्यात्मिक नहीं है, कम से कम सेवा लेता है, प्रयास करता है इस समय सेवा नहीं ली जाए, अत्यावश्यक हो तभी सेवा लेता है, तब वो आध्यात्मिक कहलाता है। सबसे ज्यादा कूड़ा निकलता है हमारे रसोई घर में से, और हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो अपने आप को बड़ा चालाक समझ रही हैं, बहुत चालाक, बहुत चतुर। और क्या करती हैं वो चालाकी से? चालाकी से ये करती हैं, जिस पॉलीथिन में सब्जी आई है उसी पॉलीथिन में छील करके छिलके डालकर गांठ बांध के कूड़े में डाल देती हैं। क्या ये समझदारी है? इसे समझदारी कैसे कह सकते हैं? कमाल हो गया। एक दिन फ्रीज खोला और फ्रीज खोलने के बाद कई कटोरियों में से पीछे से एक कटोरी निकाली, पीछे से एक कटोरी निकाली और हाथ पर रख करके ऐसे कहती है, यह सब्जी कौन से दिन बनी थी? यह सब्जी कौन से दिन बनी? माने उसे अब यही ध्यान नहीं रहा कि सब्जी कौन से दिन, कितने दिन की सब्जी रखी हुई है फ्रीज में। मैं ठीक कह रहा हूं क्या? क्या है ये? अब ऐसा करती हैं मेरे घर की बहनें, आटा गूंथ लिया, पूरे दिन का गूंथ लिया, फ्रीज में रख दिया, उसी में से तोड़ तोड़ करके रोटी बन रही है। लोगों ने फ्रीज के प्रयोग को दुरुपयोग कर रखा है। यह कैसे समझ में आ गया कि यह फ्रीज में रखा हुआ सामान सुरक्षित रहेगा? एक बहन ने तो उससे भी ज्यादा हद कर दी। मैं मायके जा रही हूं, आटा गूंथ कर रख दिया, उसी में से तोड़ तोड़ के बनाते रहना। कई दिन का गूंथा हुआ आटा कई दिन चल जाएगा। अब जानबूझ करके फ्रीज में सामान रखा जाता है, कोई बात नहीं फ्रिज में रखो, कोई बात नहीं। अरे नहीं, अब मैं आपको सावधानियां बता रहा हूं। फ्रीज आपके सामान को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा के लिए उपयुक्त मशीन नहीं है। वैसे ये फ्रीज नाम की जो मशीन है, ये दवाइयों को सुरक्षित रखने के लिए बना। आपने ज्यादातर मेडिकल स्टोर पर फ्रीज जरूर देखा होगा। कुछ औषधियां हैं जो बिना फ्रीज के रखी नहीं जा सकती। अच्छा, कोरोना की वैक्सीन रखी जा सकती है बिना फ्रीज के? ये बताओ। और सामान्य फ्रीज से बिना काम चलेगा इसका? माइनस में कई डिग्री सेल्सियस होना चाहिए टेम्परेचर, वहां रखी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। औषधि रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बनी है मशीन। कोई बात नहीं, हम
सामान को प्रयोग कर रहे हैं तो पहले सामान को ढक कर रखा करो, उसमें जो भी रखना है खुला मत रखो, ढक करके रखो और ताजा भोजन करो। जितना अभी अभी खाना है उतना भोजन बनाओ, उतना ही खा लो। हां, अगर बचे तो रखो, बचाकर मत रखो। अंतर है। अगर बचता है तो रखो, बचाकर मत रखो कि चलो कोई बात नहीं फ्रिज में रख देंगे। प्यारे बंधुओं, अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रदूषण से मुक्ति पाएंगे। कैसा करेंगे? घर के अंदर से 2 डिब्बे बनाओ, हर घर में 2 डिब्बे कूड़ा निकाल लेके 2 डिब्बे बनाओ, एक गीला कूड़ा, एक सूखा कूड़ा। और अभी आप देखना, मैं नजारा बताता हूं। एक व्यवस्था से सारा प्रदूषण खत्म, ज्यादातर प्रदूषण जो घर से निकलने वाला है। 2 डिब्बे, 2 कूड़दान बनाइए, एक में गीला कूड़ा, एक में सूखा कूड़ा। सूखा कूड़ा आपका रिसाइकल में आ जाएगा। बोलो, आ जाएगा ना? उसमें लोहा, प्लास्टिक, ईंट, पत्थर, मिट्टी, कागज, प्लास्टिक, कुछ भी है, सूखा है, फिर से काम आ जाएगा। और जो गीला कूड़ा है वो तो काम आएगा। आपके घर से छिलके निकल रहे हैं या पत्ते निकल रहे हैं, उन सबको या तो पशुओं के खाने के लिए दे दो और या फिर उसका खाद बनाने की व्यवस्था में डाल दो। उससे पहले एक बात और करो, जो पका हुआ सामान है उसे बिगड़ने से, खराब होने से पहले खा लो या बांट दो। फ्रिज में रख करके 2-3 दिन के बाद नहीं खाओ उसे। और सुनो, पका हुआ सामान अगर आपका डस्टबिन में जाता है तो वो खाद नहीं बनता है, वो फिर सड़ता है और दुर्गंध देता है, आपके और सामान को भी सड़ा देता है। इसीलिए बिगड़ने से पहले बोलो, खा लो उसे, बिगाड़ो मत। या तो स्वयं खा लो, घर के लोगों को खिला दो, या बांट दो, किसी को भी खिला दो बिगड़ने से पहले। और अगर आपने बिगाड़ दिया तो उसका बहुत बड़ा पाप लगेगा। एक तो न खाया, न खाने दिया, खराब कर दिया। इसीलिए पका हुआ भोजन निकलने नहीं देना है। और जो कच्चे पत्ते हैं, छिलके हैं या और कोई सामान है, वो सब खाने के काम आ जाएगा, पशुओं के खाने के काम आ जाएगा और उसी का खाद बन जाता है। किचन वेस्ट में जो निकलता है बिना पका हुआ, छिलके आदि, उनका खाद बहुत बढ़िया बनता है। अब बोलो, प्रदूषण होगा हां या ना? अगर आप ऐसी सावधानी बरतेंगे। अच्छा बताओ, मैं जो जानकारी दे रहा हूं हर व्यक्ति को जानने योग्य है कि नहीं? कैसे दूर करेंगे? पॉलीथिन आई हमारे घर में, पॉलीथिन आती है बहुत ज्यादा, पॉलीथिन लाना बंद कर दो, थैला लेकर जाओ। और जो सामान पॉलीथिन में ही आना है उस पॉलीथिन को सुरक्षित रखो, उसे फाड़ करके उसमें कूड़े मत डालो। अगर गीली हो गई है तो उसे धो करके सुखा दो, एक कांटेदार तार लगा दो, ऐसे करके एक तार मोड़ के लगा दो, पॉलीथिन को ऐसे उसमें टांग दो, निचुड़ जाएगी, सूख जाएगी, 2 दिन में, 4 दिन लटकी रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। उस पॉलीथिन को इकट्ठा करो, किसी जगह दे दो जहां भरने के काम आ जाती हो या कुछ और काम आती हो, कुछ न कुछ उपयोग जहां होता उस पॉलीथिन का प्रयोग करो। कूड़े में पॉलीथिन मत जाने दो। बोलो, प्रदूषण दूर करने का तरीका मिल रहा है हां या ना? कुछ करो। और हम क्या करते हैं? सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा, खिचड़ी, पका हुआ, छिलके, कांच, मिट्टी, सब एक ही कूड़े में डालते रहते हैं। और वो आता है सुबह सुबह, उसको दे देते हैं। वो क्या करेगा उसका? वो तो कूड़े में ही जाकर डालेगा। और कूड़े के पहाड़ इकट्ठे हो गए, कूड़े के पहाड़।
समय बहुत हो गया है, से चर्चा कल करेंगे। ये कंटिन्यू चलेगी और आप तय करो, सुनिश्चित करो, व्रत लो कि मैं अपनी वजह से प्रदूषण बोलो नहीं करूंगा, रोकूंगा। पानी का निस्तारण ठीक हो, पानी व्यर्थ नहीं जाए, कूड़ा सही से फेंके, कहीं गंदगी नहीं हो, उसका निस्तारण हो, दूर कैसे हो सकता है, यह सब करने का हम मन बना करके व्रत लेते हैं। आपने बड़े धैर्य से सुना, शेष चर्चा कल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे बैठेंगे, शांति पाठ। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। गुरुवर विरजानंद की, जगत गुरु महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, महर्षि पतंजलि की, महामुनि पाणिनि की, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समान, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सीधे बैठेंगे, श्वास भरेंगे, ओम ध्वनि। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते।